हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। हिंदी क्षितिज में हम लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत का अध्ययन कर रहे हैं और ये राहुल सांस्कृतायन जी का द्वारा रचित है। राहुल सांस्कृतायन जी के परिचय के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो घुमक्कड़ स्वभाव के थे और घुमक्कड़ स्वभाव के होने के कारण उन्होंने ऐसे ऐसे दुर्गम स्थानों का भ्रमण किया जहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे, इसलिए उन्हें महापंडित के नाम से भी जाना जाता है। और वो गए थे 1938 में, उन्होंने ये यात्रा की थी तिब्बत की, जब तिब्बत खुद एक स्वायत्त देश था। और आज जो तिब्बत है और लासा वहाँ की राजधानी थी। 1938 में जब राहुल जी ने इसकी यात्रा की थी और वो नेपाल के रास्ते होके गए थे। राहुल जी नेपाल के रास्ते होके गए थे और उस समय तिब्बत खुद एक स्वायत्त देश था। आज है चीन गणतंत्र का एक प्रांत बना हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे कठिनाइयाँ झेलते हुए, प्रमुख मार्ग से होते हुए, निकलते हुए वो गए। हमने पूरे पाठ पढ़ा, पाठ का सारांश देखा। आज हम करेंगे इसके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर। अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर के अंतर्गत अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर। हमने पाठ 1-2 बैलों की कथा के भी किए हैं। इसके अंतर्गत आपको क्षितिज की पाठ्य पुस्तक में से किसी भी पाठ में से एक गद्यांश दे दिया जाता है और उससे संबंधित, उस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न या उस गद्यांश में से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कई बार कुछ प्रश्न थोड़ा सा कहानी से मतलब कहानी की ऊपर वाली लाइनों से भी ले लिए जाते हैं। उस समय हमें कहानी क्योंकि पढ़ी भी होती है, पठित गद्यांश होता है, तो हमें उसके उत्तर लिखने होते हैं। सेम हमें काव्यांश में से भी ऐसा ही होता है। काव्यांश के अंदर भी पठित जो हमारी क्षितिज बुक की जो पठित आपके पद्यांश हैं, उन्हें काव्यांश भी कहा जाता है। काव्यांश कह दीजिए, पद्यांश कह दीजिए, एक ही बात है। उन काव्यांश में से ही कोई एक काव्यांश दे दिया और उनके भी आपको प्रश्नोत्तर, 4 प्रश्नोत्तर, 4 ही आपके पठित गद्यांश में से आते हैं और 4 ही प्रश्न, मतलब एक पद्यांश में से 4 प्रश्न आपके गद्यांश में आएंगे, एक काव्यांश में से 4 प्रश्न आपके 2-2 मार्क्स, ठीक है। इसलिए हमें शब्दों का ध्यान रखना होता है, अपनी बात को कम शब्दों में कहना होता है। अब इसमें से एक अगर हम गद्यांश लेते हैं, इन निर्जन स्थानों में मरे हुए, मैंने आपको बताया कि वहाँ कोई कानून नहीं है हथियारों का। हर व्यक्ति, जैसे हमारे यहाँ हम लाठी लेके घूमते हैं, वैसे वहाँ पर बंदूक और रिवॉल्वर, पिस्तौल ये रख करके घूमते हैं। उसी से संबंधित ये पैराग्राफ उन्होंने दे दिया है। इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। वहाँ गवाही देने वाला भी कोई नहीं मिल सकता। पहले डकैत आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि उसके पास पैसा वैसा कुछ है भी या नहीं है। अगर किसी के पास नहीं भी है, तब भी अगर डकैत की नज़र पड़ गई है तो वो व्यक्ति जान से गया। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ पर लाठी की तरह ही लोग पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते रहते हैं। डाकू यदि जान से नहीं मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा रहता है। अब ये इस तरह से पैराग्राफ दिया है, तो इसमें से एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आपसे यही पूछा जा सकता है, हमेशा पूछा भी जाता है, यह अंश किस पाठ से लिया गया है। हमेशा मतलब 70-80% तो आपसे ये पूछ ही लिया जाता है कि यह अंश किस पाठ से लिया गया है और लेखक कौन है। इससे पता क्या लगता है कि उस स्टूडेंट ने पाठ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये जानकारी तुरंत पता लग जाती है। अब जिसने पढ़ा है उन्हें पता है कि लासा की ओर से लिया गया है और इसके लेखक राहुल सांस्कृतायन। आप बहुत इजी उसमें लिख सकते हैं कि यह अंश हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पाठ तो लासा से लिया गया है और इसके लेखक राहुल सांस्कृतायन है। नंबर 2 में गद्यांश में
कहाँ की कानून व्यवस्था की चर्चा की गई है? गद्यांश में कहाँ की कानून व्यवस्था की चर्चा की गई है? कानून व्यवस्था की चर्चा की गई है। गद्यांश में तिब्बत के कानून की व्यवस्था की चर्चा की गई है, जो कि अब पश्चिमी चीन का भूभाग है। तब वहाँ पर कोई हथियार का या किसी भी तरह का कोई कानून नहीं था, और सरकार, पुलिस और खुफिया क्या होता है बेटा? सीबीआई। कोई भी अगर जुर्म होता है तो सबसे पहले पुलिस को दिया जाता है, ठीक है ना? आपको इस बात की तो जानकारी है। कोई भी बात हो जाती है, चोरी हो या और कोई किसी भी घटना की जानकारी सबसे पहले पुलिस को दी जाती है। अगर वो कार्य पुलिस करने में अक्षम हो रही है या किसी कारण से देर कर रही है, तब वो सरकार की ओर से या किसी भी डिपार्टमेंट की ओर से, मतलब उस बात को ज़्यादा वो मतलब तवज्जो देते हुए फिर वो सीबीआई, खुफिया विभाग को दिया जाता है कि, और पुलिस की उसमें भी पुलिस का हाथ रहता है, मतलब पुलिस उसमें उनकी मदद करती है। पुलिस और सीबीआई दोनों मिल करके उस मसले को हल करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि तिब्बत में कानून की कोई हथियार का कानून नहीं था। वो वहाँ का इस समय पश्चिम चीन का भूभाग है, और वहाँ पर खुफिया पुलिस की या खुफिया विभाग की कोई किसी तरह का कुछ वो नहीं था, और वो मतलब हर तरह से वहाँ पर कुछ भी डाकू वगैरह किसी भी तरह से कोई भी खून कर देते थे, हथियार लेके घूमते थे, ये वाली बात है। तो गद्यांश में कहाँ की कानून व्यवस्था की चर्चा की गई है? गद्यांश में तिब्बत के कानून व्यवस्था की चर्चा की गई है। डकैत पैसे छीनने से पहले ही आदमी को क्यों मार देते हैं? डकैत पैसे छीनने से पहले ही आदमी को क्यों मार डालते हैं? क्यों मार डालते हैं? सबसे बड़ी बात बेटा, डकैत को अपनी खुद की भी चिंता रहती है। उन्हें ये रहता है कि डाकू अगर उसे नहीं मारेंगे तो उसे आम आदमी से अपनी जान का खतरा रहता है, कि अगर उसने पहचान लिया तो मैं मारा जाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि वो पैसे बाद में छीनते हैं, पहले उसे मार देते हैं कि अगर इसने मुझे पहचान लिया, किसी भी कंडीशन में ये भाग निकला या कुछ और हुआ, या क्योंकि उनको ये भी पता है कि वहाँ पर आम आदमी भी अपने साथ हथियार लेके घूमता है, इसलिए वो पहले उसे मारते हैं, उसके पास वाले हथियार भी खुद ही ले लेते हैं, और उसे एक ही बात का डर होता है, अगर मुझे पहचान लिया तो मैं मारा जाऊंगा, इसलिए वो पहले वो मारते हैं। मारने के बाद में फिर वो जो भी चीज़ होती है वो लेने के बाद में उसे ख़त्म करके, और क्योंकि वहाँ कोई पहचानने वाला भी नहीं होता, नहीं कोई और कुछ उसके पास, कोई मृतक के पास कोई चीज़ है या नहीं है, ना कोई आइडेंटिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं, उन सब के बावजूद वो उसे मार डालते हैं, ठीक है? एक और पूछा है उन्होंने प्रश्न कि निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमी की परवाह कोई क्यों नहीं करता? निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों की निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों की परवाह कोई क्यों नहीं करता? कोई क्यों नहीं करता? बेटा निर्जन स्थानों में पहली बात तो यही, वहां पर पता ही नहीं रहता है, निर्जन होता है। निर्जन मतलब बिना जन के, जहाँ कोई आदमी नहीं हो, वहाँ पर कोई किसी को, ऐसे गुप्त स्थानों पर रहते हैं लुटे हुए डाकू कि पता ही नहीं रहता, और वहाँ पर अगर किसी को मार के पटक भी दिया, मार भी दिया, तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे, कोई उसकी कोई वो नहीं है, कुछ पता ही नहीं रहता। अगर अपने घर से निकला हुआ व्यक्ति
वापस नहीं लौटता है तो वो व्यक्ति 1-2 दिन उसका इंतजार करते हैं। उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ उसके साथ हादसा घटे, समय से पहले ही वो आ जाते हैं। निर्जन इलाकों में जाते भी नहीं है, और जाते हैं तो रात होने से पहले पहले आ जाते हैं। वहाँ पर स्थानों में निर्जन स्थान मरे हुए आदमियों की परवाह कोई क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ पर पता है डाकू लुटेरे आएंगे, अगर उन्होंने मार दिया है तो उस व्यक्ति के लिए न तो कोई चश्मदीद गवाह होता है, न उसके पास अपना कुछ भी बचाव का कोई साधन होता है, क्योंकि वो एक अकेला व्यक्ति है या 2 व्यक्ति भी हैं तो डाकू लुटेरे उनके लिए कानून की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई कानून नहीं है हथियार नहीं रखने का या पुलिस का या किसी भी तरह का, तो सरकार खर्च ही नहीं करती। पुलिस और सीबीआई के बाद सरकार खर्च नहीं करती है, इसलिए लोग सोचते हैं कि भी हम वहाँ न जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। इसलिए निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों की परवाह कोई नहीं करता, बल्कि वहाँ जाना पसंद नहीं करते, और वहाँ पर जाने से पहले ही लोगों को भय रहता है। अगर सरकार उस समय में भी, अब तो खैर नियम बदल गए होंगे, सरकार उस समय भी अगर उन स्थानों में पुलिस सीबीआई इनका अगर इनके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान दे तो बहुत जुर्म पे रोक लगती है बेटा। जुर्म पर रोक कब लगती है? जब कुछ कड़ा दंड मिलता है। कोई दंड देने का प्रावधान नहीं है, जब तक दंड देने का, सजा देने का प्रावधान नहीं है तब तक जुर्म बढ़ता ही रहता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि जो मर गया तो उसकी कोई खबर मिलती ही नहीं है वहाँ पे लोगों को, ठीक है ना। इस तरह से हमने राहुल जी के ये अध्ययन अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर किए, आप इनको कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।